हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, क्योंकि अगर आपने इसको अधूरे में छोड़ दिया तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि ये जो थ्योरी है ना मोरल डेवलपमेंट की, कोहलबर्ग की, इसमें अलग अलग लेवल हैं, स्टेज हैं। अगर आप उसको कंप्लीट नहीं देखोगे, अधूरे में छोड़ के चले जाओगे, तो आपको कन्फ्यूजन वो बनी ही रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से क्वेश्चन जरूर आते हैं आपकी टीचिंग एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये चित्र, इनका इमेज आप देख सकते हो। कोहलबर्ग जो हैं अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास का प्रतिपादन किया है। कोहलबर्ग जीन पियाजे के नैतिक विकास से प्रभावित थे, इंस्पायर थे। उसी को आधार मानकर इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 2 स्टेज बताई हैं। नैतिक विकास को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि नैतिकता क्या है। नैतिकता एक गुण है जिसके द्वारा हम अच्छे, बुरे, सही, गलत आदि के बीच में अंतर कर पाते हैं। समाज में कहते नहीं है किसी के साथ अच्छा मतलब गलत व्यवहार ना करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो वो नैतिकता है। समाज के कुछ नियम है, कुछ प्रिंसिपल बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, जिनका फॉलो सभी को करना होता है। तो ये नैतिकता है, उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर एक स्टोरी आती है हिंज की। हिंज की स्टोरी बहुत फेमस है, सीटेट एग्जाम हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सीटेट पे तो हम अक्सर ये आ जाती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों पर। तो अलग अलग स्टेज के, अलग अलग आयु के बच्चे थे, उनको ये स्टोरी सुनाई। कुल 11 कहानियाँ उनकी फेमस हैं, लेकिन ये वाली कहानी कुछ ज़्यादा ही फेमस है हिंज की। हिंज की स्टोरी में था कि हिंज एक व्यक्ति है, उनकी वाइफ बीमार होती है। तो डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ एक दवा से बच सकती है। वो दवा सिर्फ एक मेडिकल स्टोर में है। वो मेडिकल स्टोर मतलब या फिर जो डॉक्टर था उसने उसको खुद बनाया होता है, उसका खुद का मतलब सालों की मेहनत है। तो वो ऐसे कैसे दे दे, उसका चार्ज बहुत ज़्यादा था। हिंज जाते हैं तो वो उसको कम पैसे में, जितने भी पैसे थे उनके पास, तो वो नहीं देता। तो फिर हिंज वापस आते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, मांगते हैं सबसे पैसे। तो रिश्तेदार हमारे और आपके जैसे थे, नहीं दिया पैसा तो बेचारे फिर जाते हैं उससे, बहुत कहते हैं कि अभी दे दो, मैं जोड़ के कैसे भी दे दूंगा, पर वो नहीं मानता, दुकानदार नहीं देता दवा। और इधर वाइफ मर सकती है उसकी, तो बेचारे चले जाते हैं वहाँ से। फिर रात में जाते हैं, क्या करें क्या करें। तो उनके माइंड में ये 2 चीज़ें चलती होती हैं, ये आप याद रखिए, नैतिक दुविधा और नैतिक तड़कड़ा, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो रात भर वो सोचते हैं और फाइनली इस स्थिति में पहुंचते हैं कि जाते हैं रात में, दुकान को तोड़ फोड़ के वो दवा ले आते हैं और अपनी वाइफ को बचा लेते हैं। ये कहानी है, अलग अलग बच्चों को सुनाई गई और अलग अलग बच्चों से पूछा गया कि क्या जो हिंज ने किया वो सही किया। अगर सही किया तो मतलब कैसे, मतलब अपना अपना तर्क दो। तो वो अलग अलग आयु स्तर के बच्चे थे, उन्होंने अपना अपना तर्क दिया। जैसे अभी मैंने इस स्टोरी को आपको सुनाया, तो सभी के मन में एक ही तर्क थोड़ी ना आया होगा, सब अलग अलग थॉट होंगे अपने अपने। तो ऐसे ही उनके भी अलग अलग थॉट्स है, जिससे उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि हाँ, अलग अलग आयु स्तर के बच्चों में अलग अलग नैतिकता के भाव होते हैं। इसी को उन्होंने ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इसमें स्टेज में बांट दिया कि हाँ, 4 से 10 साल तक ये वाले स्टेज के होते हैं, फिर ऐसी नैतिकता होती है। इस कहानी के द्वारा ऐसी 11 कहानियाँ उन्होंने सुनाई, एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे नहीं, तब जाके ये नैतिकता का सिद्धांत दिया। अब इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नैतिक दुविधा है, मोरल डिलेमा कहते हैं इसको। ये क्या है? नैतिक दुविधा वो स्थिति होती है जब आप सही और गलत में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मतलब एक का डिसीजन ले पाना मुश्किल होता है, एक जटिल परिस्थिति होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, माँ की और पत्नी में से, मतलब माँ और पत्नी में से एक को चुनना है आपको। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, दोनों कह रही हैं कि कल हम, अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी ना तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। अब दोनों में से एक का जाना तय है, तो आप किसको चुनेंगे? अब एक तरफ मतलब वाइफ है, भाई जाए, पता नहीं क्या हो जाए, तो आप मतलब एक जटिल परिस्थिति हो गई ना आपके सामने। जैसे अभी मैं बता रही हूँ तो आपके माइंड में वो जटिल परिस्थिति आ गई होगी। इसके बाद है जो मोरल रीजनिंग है, नैतिक तर्कड़ा। जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो उस तर्क को, मतलब अभी जब मैं ये स्टोरी सुना रही थी तो आपके दिमाग में आ रहा था कि हाँ, मतलब जो व्यक्ति होगा उसके दिमाग में आएगा, अच्छा अगर वाइफ चली जाएगी, मान लो ना आए, चलो मैं मना लूँगा, वाइफ हमारी भाई मान जाएगी,
फिर सोच रहे हैं अच्छा माँ तो माँ होती है, माँ को जाने देते हैं, अभी वाइफ को मना लेते हैं क्योंकि वाइफ नहीं आएगी, माँ तो माँ होती है। फिर सोच रहे हैं नहीं माँ बीमार है, वो कहाँ जाएगी भाई, कुछ हो जाए अभी समाज मुझे गाली देगा। फिर ऐसे ऐसे तर्क आ रहे हैं आपके माइंड में ना, इसी को कहते हैं नैतिक तर्कड़ा। कोहलबर्ग के सिद्धांत, कोहलबर्ग के सिद्धांत में 3 स्तर हैं, लेवल हैं, और जो स्टेज हैं वो 6 हैं। मतलब इन्होंने 3 स्तर दिए हैं और इस हर स्तर में 2-2 स्टेज दिए हैं। तो पहला स्तर है इनका पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। 4 से 10 साल की आयु में ये होता है। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। एकदम सुनिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो ये पहला स्तर है पूर्व परंपरागत, 4 से 10 साल। इसमें जो स्टेज हैं, 2 स्टेज आती हैं, दंड और आज्ञा पालन की अभिमुखता। इस अवस्था में बालक में नैतिकता सजा और आज्ञा से जुड़ी हुई होती है। मतलब जो उनकी नैतिकता होती है वो सिर्फ इसमें होती है कि हाँ मुझे दंड ना मिले। मतलब वो होमवर्क कर रहा है तो सिर्फ इसलिए कि ताकि जो होमवर्क मतलब जो उसका ट्यूशन टीचर है उसको मारे ना, स्कूल का काम इसलिए कर रहा है ताकि वहाँ ना डांट मिले। मतलब जो भी वो काम कर रहा है वो इस बात का ध्यान रख रहा है ताकि उसको सजा ना मिले। और इसके बाद जो दूसरी स्टेज है जो हमेशा पूछी जाती है, साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता, यानी जैसे को तैसा। अगर कोई छोटा सा बच्चा है उसको जरा सा भी कोई सर में ऐसे छू के निकल जाता है ना, तो चाहे जितनी कोशिश करेगा जाएगा उसको मार के आएगा ज़रूर, क्योंकि भाई उसने मुझे मारा है। उसने ऐसे बोलेगा उसने पहले मारा मुझे तो मैंने भी मारा। आप कोई बच्चा है उसने गलती से उसकी पेंसिल तोड़ेगी तो वो भी जाएगा उसकी पेंसिल तोड़ देगा। और जो बाहर दूसरा बच्चा उसी आयु वर्ग का होगा, अगर आप उससे पूछोगे कि तुम देख रहे हो मना नहीं कर सकते, तो वो कहेगा हाँ तो पहले उसने भी तो तोड़ी थी, सही तो कर रहा है। तो ये स्टेज होती है। 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें जो नैतिकता होती है कुछ ऐसी होती है, ऐसा कहा है कोहलबर्ग साहब ने। अब दूसरा लेवल है परंपरागत स्तर, 10 से 13 वर्ष के आयु के बीच में। इस अवस्था में बालक दूसरे व्यक्ति यानी समाज के नैतिक मूल्यों को अपने व्यवहार में समाहित करने लगता है। जो पहला लेवल था उसमें जो नैतिकता है इसका पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है, क्योंकि वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ सज़ा से बचने के लिए ऐसा काम करते हैं, तो उनमें नैतिकता है ही नहीं। लेकिन इस लेवल में यानी ये 10 से 13 वर्ष की आयु में नैतिकता आने लगती है, वो समाहित करने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। इसमें भी 2 स्टेज हैं, कानून व्यवस्था उन्मुखता और दूसरी है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की उन्मुखता, यानी गुड गर्ल एंड गुड बॉय। कानून व्यवस्था यानी वो कानून के प्रति जागरूक होने लगते हैं, नियमों का पालन करने लगते हैं कि रोड में कैसे चलना है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और स्कूल में कैसे, प्रेयर में, मतलब वो सब कुछ उनको पता होता है। कानून को बनाए रखना है, ऐसे मत करो, वो दूसरों को बताने लगते हैं कि नहीं ऐसे मत करो। तो थोड़ी सी वो कानून व्यवस्था से जुड़ने लगते हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं उससे जुड़ने लगते हैं, समझ में आने लगता है उनको। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब वो दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, मतलब दूसरों को भी सम्मान देते हैं और दूसरों से सम्मान पाने के वो जो भी काम करते हैं वो चाहते हैं कि दूसरों की नज़रों में वो अच्छा बने। जो तीसरा स्तर है, तीसरा लेवल है उत्तर परंपरागत आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य कहते हैं इसको। इस अवस्था में बालक अच्छे बुरे सही गलत का फैसला खुद से करते हैं, क्या सही है क्या गलत है वो खुद समझने लगते हैं। इसमें भी 2 स्टेज हैं। पहली स्टेज का नाम है सामाजिक अनुबंध। अब किशोर समझते हैं, अब किशोर हो चुके हैं, किशोर समझते हैं कि नियम हमारे लिए हैं, हम नियमों के लिए नहीं हैं। अर्थात किसी रूल से अगर कोई व्यक्ति परेशान हो रहा है तो नियम बदले जा सकते हैं। अगर समाज में कोई ऐसी प्रथा चली आ रही है जिससे दिक्कत हो रही है लोगों को, तो उस रूल को बदला जा सकता है। दूसरी स्टेज है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। यह अवस्था अंतःकरण से जुड़ी है। अब बालक वही करता है जो उसके आंतरिक आदर्श कहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब समाज ने कुछ कह दिया तो वो कर ले, घर वालों ने कुछ कह दिया। जैसे कि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, आप टीचर बन जाओगी। अब मान लीजिए आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे कह दें भाई अब तुम सरकारी नौकरी वाले हो, अब तो तुम्हें मतलब जहाँ लाखों मिले, बहुत सारे पैसे मिले वहाँ शादी करना। लेकिन आपके जो आंतरिक आदर्श हैं वो कहेंगे नहीं, कोई ज़रूरी तो नहीं कि हाँ मेरी जॉब लग गई तो मैं इतना पैसा ही लूँ, ये ज़रूरी तो नहीं। तो ये आपके आंतरिक आदर्श हैं। आलोचना, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना भी हुई, जो कि उन्हीं की शिष्या हैं कैरोल गिलिगन के द्वारा। उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत में महिलाओं को प्राथमिकता कम दी गई है, जिससे कि यह सिद्धांत पूर्वाग्रहों या जेंडर बायोस को से प्रभावित लगता है।
उन्होंने महिलाओं के पर्सपेक्टिव को देखा ही नहीं, सिर्फ पुरुषों पर ये एक्सपेरिमेंट किया और ये नियम बता दिया। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो सांस्कृतिक अंतर होता है उसको ध्यान में रखकर ये नियम बनाया, ये सिद्धांत बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने तो देखा ही नहीं, सिर्फ पुरुषों पर ही ये प्रयोग किया और सिद्धांत बना दिया। ओके, तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में लेकर एक इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।